जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के इस क्लास में बीपीएससी एक तरमी जो आज एग्ज़ाम हुआ है 13 सितंबर का, इसी का जो है ना पूरा 150 क्वेश्चन देखने वाले हैं। बहुत लोग का मैसेज आ रहा था कि सर जो बीपीएससी एक तरमी का एग्ज़ाम हुआ है प्री का, इसका क्वेश्चन पेपर जो है एनालिसिस करवा दीजिएगा। तो आज जो है ना इस क्लास में पूरा 150 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो सभी लोग ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा। जितने भी लोग बीपीएससी का एग्ज़ाम दिए हैं आप सभी लोग जो है ना आंसर मिला लीजिए कि आपका कितना सही हुआ है। अपना कमेंट में कमेंट कर दिया कि आप लोग का कितना मार्क्स आ रहा है, ठीक है। बाकी हम 100% मतलब 99.9% जो है ना आंसर आपको सही मिलाएंगे। बाकी एक आध क्वेश्चन हो सकता है बाय मिस्टेक हो जाए, तो आपको जो है ना कमेंट सेक्शन में अगर उसका आंसर लगेगा कि हाँ इसका आंसर ये होगा तो आपको हम पिन कर देंगे। लेकिन 90.99% जो है ना आपका आंसर 150 क्वेश्चन का करेक्ट मिलेगा, ठीक है। तो पूरी क्लास को लास्ट तक देखिएगा और अंत तक क्लास को जरूर देखिए। और क्लास अच्छा लगेगा तो सभी लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेहतरीन ढंग से पूरा 150 क्वेश्चन देखेंगे ताकि आपको पता चले कि आगे जो बीपीएससी का एग्ज़ाम होगा, चाहे बिहार दरोगा का एग्ज़ाम होगा और बिहार एसएससी का जो एग्ज़ाम होगा, किस लेवल पे बिहार में जो भी एग्ज़ाम होगा कैसा क्वेश्चन आ सकता है, कैसा हमें तैयारी करना चाहिए। आपका जो है एक क्राइटेरिया मतलब जो है ना आप एक तरह से आपका अंदाज लगेगा कि हाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा है और किस प्रकार हमें तैयारी करना चाहिए, ठीक है। इससे आपका ये पता चलेगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन करेंट अफेयर्स का ही क्वेश्चन है। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यूएनडीपी के मानव विकास सूचकांक एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तो कह रहा है यूएनडीपी के मानव विकास सूचकांक मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत में जीवन प्रत्याशा 1990 में 58 दशमलव कितना है तो 6 वर्ष थी। तो यह 2023 में कितनी हो गई बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन है, कह रहा है यूएनडीपी के मानव विकास सूचकांक एचडीआई रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत में जीवन प्रत्याशा 1990 में 58.6 वर्ष थी। तो यह 2023 में कितनी हो गई। इसका सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर 1 कितना होगा तो 72 वर्ष होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। कर रहा है फरवरी 2025 में एआई एक्शन समिट किस शहर में आयोजित हुआ था बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि फरवरी 2025 में एआई एक्शन समिट किस शहर में आयोजित हुआ था। तो इसका सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर बी होगा, पेरिस में हुआ था। कहाँ हुआ था, पेरिस में हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 96वां अकादमी पुरस्कार 2024 में एम्मा स्टोन को किस फिल्म में मुख्य भूमिका के लिए जो है ना ऑस्कर मिला है। यहाँ देखिए क्वेश्चन जो है 2024 का ही पूछ रहा है। आप देखिए अभी जो भी एग्ज़ाम हो रहा है, आप एएसओ का एग्ज़ाम देख लीजिए, अभी आज देखिए बीपीएससी का एग्ज़ाम देख लीजिए, चाहे आगे जो ईएसआई का पेपर हुआ था उसमें भी 24 से पेपर मतलब क्वेश्चन जो है ना करेंट का पूछा था। तो इसलिए सोच रहे हैं कि आप लोग का जो है ना हम 24 का टेस्ट यूज बोर्ड के द्वारा करवाएंगे कि जैसे मान लीजिए आज बिहार दरोगा का वैकेंसी आज ही आ जाता है, चाहे कल भी आता है, तो आपका जो है ना मतलब आपका 1 साल का करेंट, आप इतना सोचिए कि आपको 1 साल का करेंट अफेयर्स पढ़ना पड़ेगा। आपको मान लीजिए आज अगर वैकेंसी चाहे कल भी आता है तो आपका 6 महीने से नहीं काम चलेगा। कुछ कुछ जो आपको 24 का जो है ना पीछे रिकॉल करना पड़ेगा। तो आप सोचे है ना कुछ कुछ जो है ना पीछे मार्क आपका हम करंट अफेयर्स रिवीजन कराते रहेंगे ताकि आपका जो है ना करंट अफेयर्स मजबूत रहे। और इतना दिमाग में ठान लीजिए ना, अगर आपका करंट अफेयर्स आपका मजबूत है और अच्छे से आपका उस पर पकड़ है तो आपका 100% जो है रिजल्ट होगा। अगर आपका करंट अफेयर्स मजबूत नहीं है तो आपका रिजल्ट में जो है ना आपका रिजल्ट नहीं भी हो सकता है। क्योंकि आप देख रहे हैं ना कि चाहे बिहार दरोगा हो, चाहे बीपीएससी हो, चाहे बिहार एसएससी हो, आपका मतलब बिहार दरोगा में तो 15-18 मतलब लगभग 20 क्वेश्चन तो करंट का आएगा ही और बीपीएससी में 30 क्वेश्चन पूछता है। तो इस प्रकार जो है आपका क्वेश्चन मतलब सोचिए ना कि 20 क्वेश्चन मायने रखता है करंट अफेयर्स का। इसलिए हम सोच रहे हैं ना कि करंट अफेयर्स के लिए स्पेशल जो है ना हम टेस्ट करवाएंगे। और स्पेशल आपको तो मिल ही रहा होगा, पीडीएफ डेली वाइज मिलता है और मंथली वाइज भी मिलता है। तो आप करंट अफेयर्स जो है डेली पढ़ा कीजिए। तो हम डेली सोच रहे हैं कि डेली जो है ना होमवर्क के थ्रू भी हम आपको करवाएंगे। तो सारा ये सब प्रक्रिया जो है ना करंट अफेयर पे काम होगा, इसलिए टेंशन मत लीजिए। जो पढ़ रहे हैं उसी पे पकड़ बना के रखिए। 24 का भी कुछ कुछ जैसे मान लीजिए अभी दरोगा का वैकेंसी आ जाएगा तो 3 मंथ के बाद एग्जाम होगा। तो आप सोचिए कि 1 साल का हमें करंट अफेयर्स पढ़ना है। तो इस प्रकार आपको जो है ना लेके चलना पड़ेगा। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि 3 कह रहा है कि 96वां अकादमी पुरस्कार 2024 में एम्मा स्टोन को किस फिल्म में मुख्य भूमिका के लिए ऑस्कर मिला है। तो 3 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर बी होगा, पुअर थिंग्स के लिए मिला है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 पे ये कह रहा है किस गुजराती फिल्म ने 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में राष्ट्रीय सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म पुरस्कार जीता है बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि किस गुजराती फिल्म ने 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में राष्ट्रीय सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता है बताइए। तो 4 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर सी, कच्छ एक्सप्रेस जीता है। कौन जीता है, कच्छ एक्सप्रेस जीता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये करा कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति या संगठन को 2024 का रमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त हुआ है बताइए। देखिए क्वेश्चन हम कितना बार करवाएं, टेस्ट में भी करवाएं, बाकी आप लोग अगर पढ़े हुए करंट अफेयर्स तो आपको क्वेश्चन मिला होगा। तो क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति या संगठन को 2024 का रमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त हुआ है बताइए, किसको मिला है।
तो 5 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से एक से अधिक, मतलब फुनसो कर्मा को भी मिला है, रूलर डॉक्टर रूमेंट को मिला है, मियाजाकी हायो को भी मिला है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है आकाश तीर, कह रहा है आकाश तीर के बारे में निम्न में से कौन सा कथन क्या है तो सही है। देखिए आकाश तीर के बारे में ऑप्शन को अच्छे से देखिए, कह रहा है आकाश तीर के बारे में जो है निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए आकाश तीर के बारे में पहला ऑप्शन कह रहा है आकाश तीर भारतीय सेना की एयर डिफेंस प्रणाली का मूल है, बिल्कुल क्या है तो सही है। आकाश तीर भारतीय सेना की एयर डिफेंस प्रणाली की मूल है, बिल्कुल सही है। और यह भारत की व्यापक C4IS प्रणाली को सहजता से एकीकृत करता है, ये भी क्या है सही है। और यह निष्क्रिय रक्षा से सक्रिय प्रतिकार के रणनीतिक बदलाव को दर्शाता है, ये भी क्या है तो सही। उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर डी होगा, उपरोक्त में से एक से अधिक होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए, निम्नलिखित में से कौन से रक्षा प्लेटफॉर्म मेक इन इंडिया पहल के तहत भारत की स्वदेशी सैन्य प्रणाली का हिस्सा है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से रक्षा प्लेटफॉर्म मेक इन इंडिया पहल के तहत भारत की स्वदेशी सैन्य प्रणाली का हिस्सा है। तो 7 का से उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर डी होगा, उपरोक्त में से एक से अधिक होगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 पे ये करा कि कौन सा दिन होलोकास्ट मेमोरियल डे के रूप में जाना जाता है, बताइए। थोड़ा फास्ट करेंगे ताकि जो है ना कम समय में आपका रिवीजन हो जाए और आंसर आप सभी लोग मिला लीजिए। तो क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सा दिन होलोकास्ट मेमोरियल डे के रूप में जाना जाता है। तो 8 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 27 जनवरी को जानते हैं। किसको जानते हैं? 27 जनवरी को जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ये करा कि बानू मुश्ताक की किस पुस्तक को 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला, बताइए। क्वेश्चन किसको नहीं पता है, चलता फिरता क्वेश्चन है, बताइए। करा बानू मुश्ताक को किस पुस्तक को 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है, किसको मिला है तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, हार्टलैम को मिला है। किसको मिला? हार्टलैम को मिला है। नेक्स्ट है ये करा कि सिंधु जल संधि के अनुसार 3 पूर्वी नदियों भारत को आवंटित की गई है, निम्नलिखित में से कौन सा नदी उसमें जो है ना शामिल नहीं है। देखिए क्वेश्चन में ना पहले ध्यान से पढ़िए कि पूछा है हाँ या नहीं पूछा है। तो क्वेश्चन कर रहा है कि सिंधु जल संधि के अनुसार 3 पूर्व नदियां भारत को आवंटित की गई है, निम्नलिखित में से कौन सा उसमें शामिल नहीं है। तो इसमें जो है ना झेलम शामिल नहीं है, लेकिन रावी सतलुज है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि UNDP यहाँ पे कह रहा है UNDP द्वारा विकसित क्षमता गरीबी माप CPM के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। थोड़ा क्वेश्चन को छोटा कर दे रहे हैं ताकि आपको ऑप्शन अच्छे से दिखे। देखिए क्वेश्चन कह रहा है ना कि UNDP द्वारा विकसित क्षमता गरीबी माप के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है तो सही है। तो देखिए UNDP के बारे में कह रहा है कि CPM में स्वास्थ्य और पोषण की कमी के प्रतिनिधि के रूप में बाल कुपोषण को शामिल किया गया, ये क्या है बिल्कुल सही है। और शिक्षा और ज्ञान में अभाव को दर्शाने के लिए महिला निरक्षरता को शामिल किया गया है, ये भी क्या है तो सही है। और आगे कह रहा है कि यह पुरुष निरक्षरता को क्षमता गरीबी का एक प्रमुख संकेतक मानता है, ये क्या है गलत है। और इसमें क्षमता गरीबी के एक महत्वपूर्ण संकेतक के रूप में स्वच्छ पेयजल तक पहुंच की कमी शामिल है, ये भी क्या है तो गलत है। तो इसमें सही पूछा है तो क्या होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा, 1 और 2 क्या है तो बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आइए करें निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं अप्रैल सितंबर 2024-25 के दौरान भारत के निर्यात की शीर्ष 10 प्रमुख वस्तुओं में जो है ना नहीं शामिल है, बताइए क्या शामिल नहीं है। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु या वस्तुएं अप्रैल सितंबर 2024-25 के दौरान भारत के निर्यात की शीर्ष 10 प्रमुख वस्तुओं में कौन नहीं है। इसमें जो है ना बासमती क्या होगा तो बासमती चावल नहीं है, लेकिन पेट्रोलियम उत्पाद है, लोहा और इस्पात है, ये दोनों है, लेकिन इसमें क्या है बासमती चावल नहीं है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि क्वेश्चन थोड़ा छोटा कर दे रहे हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा आपको परेशानी होगा लेकिन हम अच्छे से दिखाएंगे आपको। ये कह रहा है ना कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 IFSR 2023 के अनुसार इसमें बोल रहा है कौन सही है। कह रहा है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 ISFR 2023 के अनुसार इसमें कौन सा कथन सही है। इसका सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर सी होगा, सबसे अधिक वृक्षावरण महाराष्ट्र राज्य में पाया गया और इसके बाद राजस्थान और उत्तर प्रदेश में जो है ना स्थान है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है कि 2023 में वैश्विक सेवाओं के निर्यात में निम्नलिखित में से किस देश की भारत से अधिक हिस्सेदारी थी, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि 2023 में वैश्विक सेवाओं के निर्यात में निम्नलिखित में से किस देश की भारत से सबसे अधिक हिस्सेदारी थी। तो क्या हो जाएगा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, आयरलैंड होगा। क्या होगा तो आयरलैंड होगा। क्वेश्चन नंबर आइए 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय यूविन पोर्टल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं पूछा है। देखिए यूविन पोर्टल जो है जब कोरोना आया था उस समय जो है यूविन पोर्टल को लॉन्च किया गया था। इसमें बोल रहा है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के यूविन पोर्टल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें जो है ना कोई कथन सही नहीं है। इसका सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर डी में से कोई नहीं। इसमें जो है ना क्यू आधारित टीकाकरण प्रमाण पत्र प्रदान करता था, ये बिल्कुल नहीं है और ये भी नहीं है। और इसमें जो है ना 11 भाषाओं में ये भी क्या है 2 भाषा था, हिंदी और इंग्लिश था। ठीक है, इसलिए इसमें तीनों कथन क्या है बिल्कुल गलत है। चलिए आगे देखिए,
नेक्स्ट आइए करा है कि किस संगठन ने संयुक्त रूप से आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय MOHUA जो है ना के साथ राष्ट्रीय नवाचार स्टैक NUIS डिजिटल ब्लूप्रिंट विकसित किया है? बताइए किसने किया है? तो 16 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय शहरी मामले संस्थान NIUA किया है। ठीक है। नेक्स्ट आइए करा कि 31 अक्टूबर 2024 तक भारतमाला परियोजना के तहत किस राज्य में सबसे अधिक निर्मित सड़क की जो है ना लंबाई, मतलब भारतमाला परियोजना जो है ना 4 मतलब जो महानगरों को जोड़ता है, यहाँ पे कह रहा है कि 31 अक्टूबर 2024 तक भारतमाला परियोजना के तहत किस राज्य में सबसे अधिक निर्मित सड़क की लंबाई थी? तो क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 1 होगा, राजस्थान होगा। क्या होगा? राजस्थान होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 पे आइए कर रहा है कि किसान ऋण पोर्टल KRP के शुभारंभ से पहले, किसान ऋण पोर्टल KRP के शुभारंभ से पहले किसान ब्याज अनुदान और शीघ्र पुनर्भुगतान प्रोत्साहन योजनाओं के तहत मैनुअल दावे निम्नलिखित में से किस संस्थान को प्रस्तुत करते हैं? बताइए क्या हो जाएगा? तो 18 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर जो है ना, यहाँ पे देखिए किसान ऋण पोर्टल है और किसान ब्याज अनुदान है। तो देखिए पहला तो इसमें ऑप्शन छाटने का पहला ऑप्शन देखिए नाबार्ड तो होगा ही, इसमें तो ए तो नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, और इसमें जो है ना भारतीय रिजर्व बैंक को जोड़ा गया, तो उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ना बी होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर आइए 19 पे देखिए 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार, भारत का जो है ना विदेशी मुद्रा भंडार जो है क्या है? बताइए। तो 19 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, दिसंबर 2024 के अंत तक बढ़कर लगभग 640 बिलियन अमेरिकी डॉलर जो है ना हो गया है। तो सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? दुनिया में 7वें सबसे बड़े हैं, ये क्या है? गलत है। यहाँ पे क्या होगा? चौथा सबसे बड़ा, ये भी क्या है? तो गलत। उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि NFHS 5 के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य ने 2019-20 में 6% से कम आबादी को बहुआयामी रूप से गरीब के रूप में जो है ना गरीब के रूप में दर्ज किया है? यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है NFHS 5 के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य ने 2019 और 20 में करा 6% से कम आबादी वाले को बहुआयामी रूप में गरीब के रूप में दर्ज किया है? कौन सा राज्य किया है? तो सही उत्तर यहाँ पे क्या होगा? उपरोक्त में से जो है ना एक से अधिक होगा, मतलब इस प्रकार जो है ना सारा का मतलब नीचे सबसे ज़्यादा किसका? उत्तर प्रदेश का है, तो इसमें सभी होगा, सभी राज्य होगा। ठीक है। तो सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए थोड़ा सा मिलान करना है, थोड़ा क्वेश्चन जो है ना बड़ा है, इसका आंसर जो है ना आप लोग मिला लीजिएगा। इसका आंसर हम बता दे रहे हैं, आप लोग क्वेश्चन का इस PDF जो है ना हम टेलीग्राम चैनल पे डाल दिए हैं। तो जितने भी लोग को क्वेश्चन नहीं मिला तो डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा, राहुल स्टडी ग्रुप का लिंक है टेलीग्राम चैनल का, तो लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे जो है ना फुल 150 क्वेश्चन का आपको PDF मिल जाएगा, तो आप एक बार PDF को भी देख लीजिएगा। इसका आंसर जो है बता दे रहे, थोड़ा मिलाने में प्रॉब्लम होगा, इसका आंसर हम बता दे रहे हैं। आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है। बाकी देखिए आप लोग तो क्वेश्चन आंसर बहुत लोग मिला लिए होंगे, क्योंकि मतलब आए होंगे क्वेश्चन आंसर बहुत सारे यूट्यूब में, जो बड़े बड़े टीचर है वो करवाए होंगे। लेकिन कुछ क्या होता है ना कि हमें भी करवाना ज़रूरी होता है, क्योंकि बिहार द्वारा जब तैयारी करवाते हैं खुद तैयारी करवाते हैं, तो हमें लगता है बहुत सारे लड़का का जो है ना मैसेज आता है, सर मतलब भैया आप ये क्वेश्चन का जो है ना डिस्कशन करवा दीजिएगा। और इसके पहले भी बोले थे कि एसओ का भी करवा दी, तो एसओ का भी हम आपको करवा देंगे। तो इसलिए जो है ना बहुत सारे मैसेज आता है, तो इसलिए सोचा नहीं करवाना ज़रूरी, क्योंकि किन्हीं का उम्मीद है कि अगर करवा देंगे तो मेरे लिए फ़ायदा होगा। तो इसलिए जो है ना मेरा करवाना उचित लगता है कि नहीं, कम समय में उनको रिवीजन करवा देंगे, ताकि वो क्वेश्चन याद भी हो जाएगा, अच्छे समझ में भी आ जाएगा, तो ये ज़्यादा ज़रूरी होता है। और बाकी एसओ का भी हम करवा देंगे, आप टेंशन मत लीजिए। जिनका भी उम्मीद है राहुल स्टडी ग्रुप से, तो आपको जो है ना उसका डिस्कशन मिल जाएगा। ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 22 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 22 ये करा कि वार्षिक PLMFS 2023-24 रिपोर्ट के अनुसार जो है ना क्या इसमें सही है? इसमें बोल रहा है कि वार्षिक PLMFS 2023-24 रिपोर्ट के अनुसार कौन सा इसमें सही है? तो उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा। वर्ष 2021-22 के बाद शहरी महिलाओं की तुलना में ग्रामीण महिलाओं के श्रम बल भागीदारी जो है ना दर जो है LFPR में अधिक वृद्धि हुई है। ठीक है। तो उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए आगे देखिए। और देखिए एनालिसिस का जो वीडियो होता है ना, देरी आने में ही होता है कि अच्छे से आंसर को मिलाया जाता है। अगर हम आपको गलत आंसर बता देंगे, आप ही गाली दीजिए कमेंट सेक्शन में कि कुछ आता नहीं है, मिला देते हैं। इसलिए अच्छे से देखिए, क्लास लेट आए चलेगा, लेकिन अच्छे से ऑथेंटिक क्लास 100% सही क्लास है तो ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो ये मेरा उद्देश्य रहता है। इसलिए अच्छे से हम क्वेश्चन का जो है आंसर मिलाएँ, अच्छे से देखें, तब आपके सामने जो है ना इसका एनालिसिस वीडियो लाएँ। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति 2020 का जो है ना परिणाम नहीं था? यहाँ पे पूछा है ना कि कौन परिणाम नहीं था, बताइए। तो इसमें पूछा है ना कि निम्नलिखित में से क्या विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति 2020 का परिणाम नहीं है? तो कौन सा परिणाम नहीं है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अटल इनोवेशन मिशन नहीं है, लेकिन एक राष्ट्र एक सदस्यता है, अनुसंधान और नवाचार उत्कृष्टता फ्रेमवर्क है, और ये दोनों है, लेकिन ये जो है ना अटल पेंशन इनोवेशन नहीं है। ठीक है। बाकी तो एक ऑप्शन रहता ही एक से अधिक।
चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि देश के सकल मूल्यवर्धित जीवीए में सूक्ष्म और लघु मध्यमों उद्यमों की हिस्सेदारी 20 से 21 में बढ़कर जो है ना 2022-23 में कितनी हो गई है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और देखिए आंकड़ा संबंधी जो क्वेश्चन पूछा नहीं थोड़ा सा टफ हो गया है। ये कह रहा है कि देश के सकल मूल्य वर्धित जीवीए में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों की हिस्सेदारी 20 से 21 में कितना से बढ़कर 2022-23 में कितना हो गया है। तो सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, 7.3% और कितना 30 जो है ना 1% हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट ये करा कि भारतीय सीमेंट उद्योग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है, देखिए थोड़ा क्वेश्चन छोटा कर देंगे तब आपको जो है ना समझ में आएगा और अच्छे से क्वेश्चन आपको दिखेगा। तो देखिए अब आपको दिख रहा होगा, देखिए कह रहा है कि भारतीय सीमेंट उद्योग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए इसमें पहला इसमें सही उत्तर का चुनाव करने बोल रहा है, इसमें कौन सही है। तो देखिए कह रहा है कि भारत का लगभग 87% सीमेंट उद्योग राजस्थान, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे कुछ प्रमुख राज्यों में केंद्रित है। ये क्या है, बिल्कुल जो है ना सही है। और भारत दुनिया में सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये बिल्कुल क्या है, गलत है। और भारत में अधिकांश सीमेंट संयंत्र कच्चे माल के स्रोतों से दूर और निर्यात का समर्थन करने के लिए बंदरगाहों के पास स्थित है। ये भी क्या है, तो गलत। उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर एक, केवल एक क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 26 पे आइए। करा बिहार के मिशन दक्ष का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, बताइए। बिहार के मिशन दक्ष का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रेड स्तरीय दक्षताओं तक पहुंचने के लिए पिछड़ने वाले छात्रों के लिए व्यक्तिगत सलाह प्रदान करना। नेक्स्ट है ये करा कि बिहार स्टार्टअप नीति 2022 के युवा ढांचे के तहत निम्नलिखित में से कौन सा घटक नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार स्टार्टअप नीति 2022 के युवा ढांचे के तहत निम्नलिखित में से कौन सा घटक नहीं है, बताइए इसमें कौन नहीं है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अंतर्राष्ट्रीय बाजार विस्तार योजनाएं नहीं है, लेकिन शिक्षा प्रणाली में जीवंतता है और समर्थन के लिए नियामक समर्थक है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 28 पे आइए। करा 2023-24 में बिहार के आर्थिक प्रदर्शन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि 2023-24 में बिहार के आर्थिक प्रदर्शन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, इसके बारे में बताना है। तो देखिए पहला इसमें करा मौजूदा कीमतों पर बिहार की प्रति व्यक्ति जीडीपी पिछले वर्ष की तुलना में 2023-24 में 12.8% बढ़ी है, क्या है, बिल्कुल गलत है। आगे कह रहा है कि 2023-24 बिहार के जीएसवी स्थिर मूल्य में तृतीय क्षेत्र की अनुमति हिस्सेदारी 58.6% थी, बिल्कुल क्या है, तो सही है। और सकल अस्थायी पूंजी निर्माण GFCF 2023-24 में वर्तमान मूल्यों पर जीडीपी का 4.6% था, ये भी क्या है, सही है। तो सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से जो है ना अधिक होगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29 पे आइए। करा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें बोल रहा है कौन सा जो है ना कथन क्या है, तो सही है। तो देखिए पहला कह रहा है कि बिहार में युवा जनसंख्या 0 से 19 वर्ष के अनुपात में 2041 तक जो है ना काफ़ी गिरावट का अनुमान है, ये क्या है, बिल्कुल सही है। मतलब बिहार में युवा जनसंख्या जो 0 से लेकर 19 वर्ष के अनुपात में 2041 तक काफ़ी गिरावट का अनुमान है, बिल्कुल सही है। और बिहार का जनसांख्यिकी लाभांश 2041 के आसपास चरम पर होने की उम्मीद, ये भी क्या है, बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट कह रहा है बिहार में बुजुर्ग आबादी 60 प्लस वर्ष भारत की तुलना में अधिक तेज़ी से बढ़ने की उम्मीद है, क्या है, बिल्कुल गलत। उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर एक और 2 क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 30 पे आइए। कह रहा है कि PLFS 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिहार में महिलाओं के बीच रोजगार की जो है ना प्रकृति का सबसे अच्छा वर्णन करता है, कौन करता है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अधिकांश महिलाएं स्वनियोजित हैं जो अक्सर घरेलू उद्यमों में सहायक रूप में जो है ना काम करती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 31। देखिए यहाँ पॉलिटिकल क्वेश्चन यहाँ से है। देखिए कह रहा है कि लोकसभा के सचिवालय स्टाफ की नियुक्ति की शक्ति निहित है किस में, बताइए। कह रहा है कि लोकसभा के सचिवालय स्टाफ की नियुक्ति की शक्ति निहित है किस में। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा अध्यक्ष से परामर्श उपरांत राष्ट्रपति में क्या है, तो निहित है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 32 पे आइए। कह रहा है कि भारत का महान्यायवादी क्या है, बताइए। भारत का जो महान्यायवादी होता है क्या होता है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, राष्ट्रपति को विधिक मामलों से जो है ना परामर्श देता है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 33 पे। यहाँ पे कह रहा है कि थोड़ा क्वेश्चन को छोटा करेंगे ताकि आपको जो है ना दिखेगा। देखिए कह रहा है ना कि भारतीय संविधान के विभिन्न सूचियों के निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में जो है ना आते हैं। बोल रहा है कौन सा विषय समवर्ती सूची में आते हैं, इसका सही उत्तर क्या होगा। तो ये जो है ना इसमें कौन कौन समवर्ती सूची का बात कर रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, तो वन जीवों की सुरक्षा ये क्या है, तो समवर्ती सूची का विषय है। और मूल नियंत्रण जो है ना ये भी क्या है, तो समवर्ती सूची का विषय है। तो सही उत्तर इनमें से क्या होगा, तो बी होगा। 1 और 4 क्या है, तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 34 पे आइए। निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व की मतलब गांधीवादी सिद्धांतों के जो है ना रूप नहीं है। नीति निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व गांधीवादी सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है, मतलब इसमें कौन नहीं है।
तो देखिए इसमें क्या क्या होगा, तो ग्राम पंचायतों का गठन ये है इसमें, और समान नागरिक संहिता ये नहीं है, और ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग की प्रोन्नति ये है, और काम का अधिकार ये क्या है तो नहीं है। तो उत्तर क्या होगा, तो 2 और 4 हो जाएगा। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा 2 और 4। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे देखिए मिलान करने बोल रहा है। यहाँ पे देखिए इसमें बोल रहा है कौन सम्मिलित नहीं है, मतलब एक जो है ना गलत है और 3 क्या है तो बिल्कुल सही है। तो देखिए पहला कह रहा है कि शपथ का प्रारूप कौन सा अनुसूची में, तीसरी अनुसूची में, बिल्कुल क्या है तो सही है। शपथ का जो प्रारूप है इसका वर्णन तीसरी अनुसूची में बिल्कुल सही है। और राज्यसभा में सीटों का आवंटन बोलेगा तो चौथी अनुसूची में, बिल्कुल क्या है ये भी सही है। अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन बोलेगा छठी अनुसूची में है, यही क्या है तो गलत है। अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन बोलेगा ना तो ये 5वीं अनुसूची में, ना कि छठी में है। छठी अनुसूची में जो है ना 6 राज्यों का जो असम, त्रिपुरा, मेघालय सब जो है इसका वर्णन किया गया है, ठीक है। और संघ सूची में क्या है तो 7वीं अनुसूची संघ सूची में, ठीक है। तो ये भी क्या है सही है। तो उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी क्या है तो गलत है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि केंद्र सरकार के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें बोल रहा है कौन सा कथन सही है केंद्र सरकार के बारे में। तो देखिए इसमें पहला कह रहा है कि मंत्रालय तथा विभागों का निर्माण प्रधानमंत्री द्वारा कैबिनेट सचिव से के परामर्श से होता है, बिल्कुल क्या है तो गलत है। और प्रत्येक मंत्री को मंत्रालय राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के परामर्श पर आवंटित किया जाता है, ये क्या है बिल्कुल सही है। मतलब प्रत्येक मंत्री को मंत्रालय राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के परामर्श पर आवंटित किया, बिल्कुल क्या है कथन सही है। पढ़े भी आप लोग हैं तो सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना केवल 2 क्या है तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 पे कर रहा है राज्य विधायिका की कार्यवाही के बारे में क्या सत्य है, बताइए। राज्य विधायिका की कार्यवाही के बारे में क्या सत्य है। तो 37 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, विधायिका में कार्य केवल राज्य की सरकारी भाषा में अथवा हिंदी और अंग्रेजी में निष्पादित किए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 38 पे आइए, कह रहा है कि भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों पर औपचारिकपूर्ण प्रतिबंधित का प्रावधान करता है किंतु औचित्य को ध्यान रखना चाहिए। इसमें बोल रहा है कौन सही है, ठीक है। इसमें सही का बात किया कि भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों पर औपचारिकपूर्ण प्रतिबंध का प्रावधान करता है किंतु औचित्य को ध्यान में रखना चाहिए कि यहाँ पे क्या होगा, पहला है कि समान जन का हित संरक्षित हो, ये क्या है बिल्कुल सही है। और विद्यमान सामाजिक मूल्य एवं सामाजिक आवश्यकताएं का अवरोध ना हो, ये बिल्कुल गलत है। और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को नज़रअंदाज, ये भी क्या है मतलब नज़रअंदाज किया सकता है, ये भी क्या है गलत है। और सामूहिक हित बृहत नहीं है, ये भी क्या है गलत। उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर केवल डी होगा, केवल ए क्या है बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग के सदस्य के लिए आवश्यक अर्हताएं का निर्धारण करता है, बताइए कौन करता है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग के सदस्यों के लिए आवश्यकताओं की अर्हताएं का निर्धारण करता है। तो 39 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, संसद विधि द्वारा। क्या होगा, संसद विधि द्वारा। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें बोल रहा है कौन सा कथन क्या है तो सही नहीं है। तो देखिए पहला कह रहा है कि सदन को आहूत करने का अर्थ दीक्षांत है, बिल्कुल क्या है तो सही है। सदन को आहूत करने का अर्थ दीक्षांत है, बिल्कुल क्या है तो सही है। और स्थगन से सत्रावसान होता है, ये भी क्या है सही है। और विघटन सदन को समाप्त करता है, ये भी क्या है सही है। और स्थगन सदन के नेता द्वारा अकेले किया जाता है, ये क्या है बिल्कुल गलत है। अध्यक्ष करते हैं, कौन करते हैं, अध्यक्ष करते हैं। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी केवल 4 क्या है तो गलत है, बाकी क्या है तो सही है, ठीक है। यहाँ पे सही नहीं पूछा था ना कि कौन सही नहीं है, तो 4 सही नहीं है, बाकी 1, 2, 3 सही है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए कौन अधिकृत है, बताइए। पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए कौन अधिकृत है। तो 41 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, राज्यपाल द्वारा गठित जो है ना वित्त आयोग, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 42 पे कर रहा है कि सरकार द्वारा घोषित आत्मनिर्भर भारत योजना सहयोग करती है, बताइए इसमें कौन सही है। क्वेश्चन कर रहा है कि सरकार द्वारा घोषित आत्मनिर्भर भारत योजना में सहयोग करती है, इसमें क्या है भारत की निर्माण क्षमता वृद्धि तथा उद्योगों से निर्यात में, ये भी क्या है तो होगा। और घरेलू उत्पादन में वृद्धि, निवेश की प्रोत्साहित करने भी होता है, दोनों क्या है बिल्कुल सही। उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 1 और 2 दोनों क्या है तो सही है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य है, बताइए क्या है। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है। बिहार में एग्जाम हो, पंचायत से क्वेश्चन न आए, ये हो नहीं सकता है, बताइए। कह रहा है पंचायती राज का क्या मुख्य उद्देश्य है, बताइए। 43 का सही उत्तर क्या होगा, बताइए। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर ना ऑप्शन नंबर डी होगा, जनता को विकास के प्रशासन में प्रतिभाग करने योग्य बनाना, ठीक है। तो यहाँ पे सही इसका उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि निंदा प्रस्ताव, कह रहा है कि निंदा प्रस्ताव के बारे में क्या सत्य है, बताइए। कह रहा है कि निंदा प्रस्ताव के बारे में क्या सत्य है। तो सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 होगा, यह प्रस्ताव, यह जो है ना विश्वास प्रस्ताव से क्या है तो भिन्न है, ये क्या है बिल्कुल जो है ना सही होगा। बाकी कुछ लोग जो है आंसर बी भी मारे होंगे, लेकिन यहाँ पे जो है उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, यह अविश्वास प्रस्ताव से क्या है तो भिन्न है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन 45 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता है, बताइए कौन आता है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विषय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता है, सॉरी बताइए क्या होगा।
तो 45 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मौलिक अधिकारों का जो है ना संरक्षण होगा। नेक्स्ट है ये करा कि कांग्रेस में किस भारतीय नेता ने प्रथम बार उदारवादी पर, करा कि कांग्रेस के किस भारतीय नेता ने प्रथम बार उदारवादी पर सुरक्षित वाल्व सिद्धांत का प्रयोग करने का आरोप लगाया था, बताइए। तो कौन लगाया था? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 होगा, लाला लाजपत राय थे। कौन थे? लाला लाजपत राय थे। नेक्स्ट है ये करें, दिल्ली में उसके राजकीय प्रवेश के अवसर पर किस वायसराय पर एक बम फेंका गया था? क्वेश्चन कर रहा है कि दिल्ली में उसके राजकीय प्रवेश के अवसर पर किस वायसराय पर एक बम फेंका गया था, बताइए। तो कौन था? सबको पता है कौन था? लॉर्ड हार्डिंग था। कौन था? लॉर्ड हार्डिंग था। नेक्स्ट है ये करा कि 1911 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भारतीय दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर बनने का किसे अवसर मिला था? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, हरदयाल को मिला था। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि MAO कॉलेज अलीगढ़ के प्रधानाचार्य का नाम बताइए जिसने 19वीं सदी के अंतिम दशकों में मुस्लिम सांप्रदायिकतावाद को बढ़ावा दिया था। किसने दिया था? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, थियोडोर बैंक होगा। क्या होगा? थियोडोर बैंक होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन प्रयास कर रहा है कि द यंग इंडिया एक राष्ट्रीय पत्र को प्रारंभ किया था। किसने प्रारंभ तो किए थे? महात्मा गांधी किए थे। नेक्स्ट ये कह रहा है कि मैजिनॉट रेखा किन दो देशों के बीच विद्यमान है, बताइए। मैजिनॉट रेखा किन देशों के बीच विद्यमान है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, फ्रांस एवं जर्मनी के बीच क्या है? विद्यमान है। नेक्स्ट ये कह रहा है होर्मुज जलडमरू मध्य जोड़ता है। किसको जोड़ता है? होर्मुज जलडमरू मध्य जोड़ता है किसको, बताइए। तो 52 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पर्सिया की खाड़ी से ओमान की खाड़ी को जोड़ता है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि ग्राउंड जीरो कहाँ है, बताइए। ग्राउंड जीरो का जो है ना एक शायद मूवी भी आया था, ऐसा कुछ है। ग्राउंड जीरो जो है ना अगर को देखेंगे आपको पता होगा ग्राउंड जीरो कहाँ है, तो सबको पता होगा न्यूयॉर्क में। कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल डमरू मध्य है जो कि डेविस नेक के नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल डमरू मध्य है जो कि डेविस नेक के नाम से जाना जाता है? तो 54 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, करा स्थल डमरू मध्य है। नेक्स्ट कह रहा है कि लंडन संदर्भित करता है, बताइए। लंडन संदर्भित करता है किसको? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्थानांतरित कृषि को संदर्भित करता है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि दुनिया की सबसे बड़ी नदी द्वीप कौन सी है? सबको पता होगा कौन सा द्वीप है? माजुली द्वीप है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा द्वितीय नदी बेसिन कौन सा है, बताइए। भारत का सबसे बड़ा द्वितीय नदी बेसिन कौन सा है? तो 57 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, गोदावरी नदी बेसिन है। जिनका करंट अफेयर्स मजबूत होगा, जो पढ़ के अच्छे से गए होंगे ना, जिनका करंट अफेयर्स सही हुआ होगा, उनका मार्क्स जो है ना प्लस पॉइंट होगा, उनका एकदम अच्छा मार्क्स आ रहा होगा, ये गारंटी है। बाकी ज्योग्राफी और जो है ना पॉलिटी उतना भी ये नहीं था, मेन था ना बिहार, और आपका जो करंट अफेयर्स था वो ज़्यादा आपका हार्ड थोड़ा कर दिया था। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अलकनंदा और भागीरथी के संगम का स्थल है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा अलकनंदा और भागीरथी के संगम का स्थल है? तो कौन सा है? देवप्रयाग है। कौन है? देवप्रयाग है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय क्षेत्र के 2 ज्वालामुखी द्वीप है, कौन है, बताइए। भारतीय क्षेत्र के 2 ज्वालामुखी द्वीप है, कौन है, बताइए। तो 59 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, नारकोंडम एवं क्या है? वैरन है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि मेरठ में किस आइटम की शिल्पकला को GI टैग मिला है, बताइए। मेरठ में किस आइटम की शिल्पकला को GI टैग मिला है? किसको मिला है? तो कैंची को मिला है। चलिए आगे देखिए। कह रहा है भारत में समशीतोष्ण वन अनुसंधान केंद्र किस शहर में है, बताइए। भारत में समशीतोष्ण वन अनुसंधान केंद्र किस शहर में है? तो 61 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, शिमला में। कहाँ है? तो शिमला में। ऐसा क्वेश्चन ज्योग्राफी का देखिए बिहार दरोगा में ऐसा ही रहेगा, देखिएगा। चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि कान्हा नेशनल पार्क, कहाँ कान्हा नेशनल, सबको पता है मध्य प्रदेश में, मामा की नगरी मध्य प्रदेश में। अब तो मामा जी हट गए, मंत्री बन गए हैं। चलिए बताइए आगे है लोकटक एक क्या है? तो लोकटक एक क्या है? झील है, जो कहाँ है? मणिपुर में है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पार्क अभ्यारण्य बिहार में बाघ परियोजना के अंतर्गत आता है? तो कौन आता है? वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क आता है। कैमूर में एक बन रहा है, लेकिन वो तो अभी आएगा नहीं, यही होगा। आगे देखा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बिहार राज्य का पशु है? तो भैंसा है। आपको पता होगा भैंसा है, जो काली काली रहती है, बड़ा सा, पता होगा। आगे कह रहा है बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय की पुनर्स्थापना किस वर्ष, मतलब नया यूनिवर्सिटी जो पुनर्स्थापना हुआ कब हुआ? 2014 में हुआ, पता होगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि कर्मनाशा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो सबको पता है, क से कर्मनाशा, क से कैमूर जिला। नेक्स्ट आइएगा, बिहार संपूर्ण भारत का कितना % पायराइट उत्पादित करता है? कितना करता है? 95% करता है। जितना ज्योग्राफी पॉलिटी जो भी क्वेश्चन है ना, बहुत सारे क्वेश्चन आपको डायरेक्ट जो है ना हम टेस्ट में करवाते हैं शाम में 3 बजे, वहाँ पे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिला होगा। जो डेली टेस्ट लगाते हैं उनको पता होगा कि हाँ क्वेश्चन आया है कि नहीं आया है। बाकी तो बोलने वाले बहुत बोलेंगे, बाकी सही है। अगर आप टेस्ट लगाते होंगे तब लगा देखिए, अब क्वेश्चन मिला, क्वेश्चन आपके सामने है, आप टेस्ट लगातार शुरू से देते होंगे बिहार दरोगा का, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलता होगा।
ऐसा नहीं कि नहीं मिल रहा होगा, सिर्फ करंट छोड़कर। करंट जो है ना, मतलब हम देखिए बिहार का करंट जो है ना, बिहार का करंट और बिहार स्पेशल का थोड़ा इस पर कम ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन कोशिश यही रहेगी। देखिए मेन फोकस बिहार दरोगा पे रहता है, लेकिन थोड़ा मनी जो है ना हमें करंट पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, तो करंट पे जो है ना हम ज़्यादा काम करेंगे अब, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन 69 कह रहा है कि बिहार किस जिले में सोना पाया जाता है। सबको पता है जमुई जिला में, ये तो बिहार पुलिस में भी क्वेश्चन आया था। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि बिहार का अधिकांश भाग निम्नलिखित में से किस प्रकार की जलवायु के अंतर्गत आता है। बताइए, बिहार का अधिकांश भाग निम्नलिखित में से किस प्रकार की जलवायु के अंतर्गत आता है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, उपोष्णकटिबंधीय मानसून है। आगे देखिए यहाँ से जो है ना साइंस का क्वेश्चन, साइंस का क्वेश्चन थोड़ा हार्ड किया, देखिएगा साइंस का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और लगेगा ना कि कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा है, लेकिन थोड़ा लेवल का पूछा है। कह रहा है क्वेश्चन में देखिए 71 कह रहा है, हम एक लकड़ी के बक्से को 200 न्यूटन बल लगाकर उसे नियत वेग से फर्श पर ढकलते हैं तो सीमांत घर्षण बल होगा, क्या होगा। कह रहा है कि हम एक लकड़ी के बक्से को 200 न्यूटन बल लगाकर उसे नियत वेग से फर्श पर ढकलते हैं तो सीमांत घर्षण बल क्या होगा, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, 200 न्यूटन होगा। चलिए आगे देखिए, एक ट्रक विराम अवस्था से किसी पहाड़ी से नीचे की ओर नियत त्वरण से लुढ़कना शुरू करता है और यह 20 सेकेंड में 400 मीटर की दूरी तय करता है। तो यदि ट्रक का द्रव्यमान 60 टन है तो इसे लगने वाला बल कितना होगा, तो इसको बनाइएगा, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 14,000 जो है न्यूटन होगा। नेक्स्ट ये कह रहा है कि किसी घर में एक महीने में ऊर्जा खपत 250 यूनिट होती है। कह रहा है किसी घर में एक महीने में ऊर्जा की खपत 250 यूनिट होती है तो कुल ऊर्जा जूल में कितनी होगी, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 9 गुना 10⁸ मीटर होगा, ठीक है, 10⁸ होगा। चलिए आगे मतलब जूल होगा। आगे देखिए कह रहा है कि किस माध्यम में ध्वनि की चाल अधिकतम होती है, तो किस में होगा, स्टील में होगा। नेक्स्ट ये कह रहा है कि मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा लगातार कम होती जाती है। कह रहा है कि मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा लगातार कम होती जाती है, बताइए क्या होगा, कारण क्या है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का जो है ना उल्लंघन नहीं है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि बैलों की एक जोड़ी खेत जोतते समय हल जो है 140 न्यूटन का बल लगाती है। जोता गया खेत 15 मीटर लंबा है तो खेत की लंबाई को जोतने में किया गया कार्य कितना होगा, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2100 जूल होगा। नेक्स्ट ये कह रहा है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, कितना होती है, तो समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है अनंत होता है, इन्फिनिटी होता है, अनंत होता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है, तो कौन नहीं करता है, तो IR² करता है, ठीक है, नहीं करता है। बाकी I² R करता है, VI करता है, V² YI R करता है, ठीक है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि लघु पाथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होगा। लघु पाथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होगा, तो इसका जो मान होता है बहुत अधिक बढ़ जाता है। नेक्स्ट ये कह रहा है उपकरणों को विद्युत आघात से बचाने वाली युक्ति कौन सी है, तो युक्ति जो है कौन सा है, तो फ्यूज है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि 0.1 NaCl समाधान को pH मान लगभग कितना है, 0.1 NaCl समाधान का pH मान लगभग कितना है, तो 81 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1 कितना है, 0। नेक्स्ट कह रहा है कि नीचे से रात में चमकने वाले वर्णक के रूप में कौन सा यौगिक जाना जाता है। कह रहा है कि नीचे से रात में चमकने वाले वर्णक के रूप में कौन सा यौगिक जाना जाता है, तो 82 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यूरोपियम जो है ना डोप्ड स्ट्रेटियम इल्यूमिनेट होगा, ठीक है, इल्यूमिनेट होगा। तो कह रहा है कि नीचे से रात में चमकने वाले वर्णक के रूप में कौन सा यौगिक जाना जाता है, तो यूरोपियम डोप्ड स्ट्रेटियम इल्यूमिनेट होगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि स्मार्ट फिल्म के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। स्मार्ट फिल्म के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है, तो इंडियम टिन ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट ये कह रहा है कि कार्सिनोमा के उपचार के लिए किस धातु यौगिक का उपयोग किया जाता है। कार्सिनोमा के उपचार के लिए किस धातु यौगिक का उपयोग किया जाता है, तो प्लेटिनम का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट ये कह रहा है कि गर्भ निरोधक गोलियां में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है, बताइए गर्भ निरोधक गोलियां में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है, तो इसमें जो उपयोग करते हैं लेवेनोगेस्ट्रेल का प्रयोग करते हैं, लेवेनोगेस्ट्रेल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट ये कह रहा है कि तेल को गैल्वेनाइज आयरन पार्ट में क्यों नहीं रखा जाता है। तेल को गैल्वेनाइज आयरन पॉट में जो है ना, मतलब बर्तन में क्यों नहीं रखा जाता है। कारण यह है कि मतलब यह जहरीला यौगिक बनाता है, यह तेल गुणवत्ता को कम करता है, जंग जो है ना देखी जाती है, तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी होगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि ऑक्टेन रेटिंग बढ़ाने के लिए किस यौगिक का उपयोग किया जाता है, बताइए ऑक्टेन रेटिंग बढ़ाने के लिए किस यौगिक का उपयोग करते हैं, तो किसका प्रयोग करते हैं, टेट्रा एथिल लेड का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, टेट्रा एथिल लेड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट ये कह रहा है कि PHBV बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर का पूर्ण रूप क्या है। PHBV बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर का पूर्ण रूप क्या है,
तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी पॉली। इसमें क्या है तो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट CO3 हाइड्रोक्सी वेलेरेट होगा। तो सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर ना सी होगा। चलिए आगे देखा रहा है कि हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है। तो हार्मोन जो स्रावित होता है किसके द्वारा होता है तो अंतः स्रावी ग्रंथियाँ द्वारा क्या होता है स्रावित होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हर्पिस सिलेप्स वायरस और मानव के बीच बातचीत को दर्शाता है। करें निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हर्पिस सिल्पेक्स वायरस और मानव के बीच की बातचीत को दर्शाता है तो कौन दर्शाता है तो परजीविता। क्या होगा तो परजीविता। नेक्स्ट है ये करें कि संक्रमण के जवाब में बनने वाली इम्यूनोग्लोबिन की श्रेणी में कौन सी है। संक्रमण के जवाब में बनने वाली पहली इम्यूनोग्लोबिन की श्रेणी कौन सी है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी IgM होगा। क्या होगा IgM होगा। नेक्स्ट है ये करा कि जैविक झिल्ली बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स किससे बनी होती है। जैविक झिल्ली बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स किसकी बनी होती है तो ये जो बना होता है लिपिड और प्रोटीन के विभिन्न संयोजन जो प्रत्येक प्रजाति कोशिका प्रकार और अंग के विशिष्ट होते हैं। तो उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए आगे देखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नॉन सेंस कोडन है। करें निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है ना नॉन सेंस कोडन है तो क्या होगा तो तीनों जो है ना लगातार होता है यू होगा। ठीक है चलिए आगे देखिए कह रहा है कि विलुप्त होने के खतरे बड़ी प्रजातियां कहलाती क्या बोलते हैं इंडेंजर्ड बोलते हैं मतलब लुप्त पर्याप्त बोलते हैं। तो विलुप्त होने के खतरे से बड़ी प्रजातियां कहलाती है लुप्त पर्याप्त कहलाती है। ठीक है चलिए आगे देखा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा खरीफ फसल है तो खरीफ फसल कौन सा है तो गन्ना खरीफ फसल है। नेक्स्ट कह रहा है कि पौधे में जाइलम निम्नलिखित में से कार्य के लिए जिम्मेदार है किसके लिए जिम्मेदार है। कह रहा है कि पौधे में जाइलम निम्नलिखित कार्य के लिए जिम्मेदार है किसके लिए जिम्मेदार है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी पानी और घुले हुए खनिजों का परिवहन के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट है कि पौधे के वर्गीकरण में संवहनी ऊतक वैस्कुलर टिश्यू की विशेषताओं का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। तो पहले व्यक्ति थे सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी APD कोंडले थे कोंडले। नेक्स्ट कह रहा है कि आम में हम जो खाते हैं वह क्या होता है तो मध फल भित्ति को खाते हैं सबको पता है आम जो खाते हैं। आगे कह रहा है ओजोन दिवस कब मनाते हैं आगे 3 दिन के बाद मनाया जाएगा 16 सितंबर को कब मनाते हैं ओजोन दिवस मनाते हैं। ठीक है याद रखिएगा। नेक्स्ट ये कह रहा है कि माइकोराइजा संबंध में पौधे का लाभ क्या है बताइए। माइकोराइजा संबंध में पौधे का लाभ क्या है तो यहाँ पे सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी खनिजों का बढ़ा हुआ अवशोषण और रोगों से जो है ना सुरक्षा होगा। आगे देखिए कह रहा है कि किस कमीशन ने सभी राजनीतिक समूहों और दलों के किसी भी भारतीय सदस्य को शामिल नहीं करने के कारण बेचैनी को बल मिला था। तो सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर सी साइमन कमीशन था। नेक्स्ट ये कह रहा है किसने आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व संभाला और चलो दिल्ली की प्रसिद्ध लड़ाई का नारा दिया था। सबको पता दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। कौन दिया था सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। नेक्स्ट ये कह रहा है कि हम या तो भारत को स्वतंत्र करेंगे या अभियान में मतलब जो है ना मर जाएंगे या किसने कहा था ये जो है ना महात्मा गांधी ने कहे थे। किसने कहा था महात्मा गांधी ने कहा था। आगे कह रहा है कि किसने बांटो और छोड़ो के नारे को बुलंद किया था। किसने बांटो और छोड़ो के नारे का बुलंद किया था। तो देखिए 2 क्वेश्चन जो है नारा से आया था। तो देखिए कह रहा है किसने बांटो और छोड़ो के नारों को बुलंद किया था किसने किया था तो MN जिन्ना ने किया था। कौन किया था MN जिन्ना ने किया था। और बिहार दुर्गम देखिएगा एक क्वेश्चन जो है ना नारा से मतलब कौन किनका कथन था या नारा दिए थे एक क्वेश्चन पक्का रहेगा। चलिए आगे कह रहा है कि किस अधिनियम ने भारत में विभाजन के लिए 2 नए स्वतंत्र भारत और पाकिस्तान के राज्यों को जो है ना मूर्ति रूप दिया था बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि किस अधिनियम ने भारत के विभाजन के लिए 2 नए स्वतंत्र भारत और पाकिस्तान के राज्यों को मूर्ति रूप दिया था। कौन सा अधिनियम दिया था तो यहाँ पे हो जाएगा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 था। चलिए आगे देखिए रहा है किस कांग्रेसी नेता ने 1918 में बिहार की यात्रा की ताकि होम रूल लीग की गतिविधियों को जो है ना बल मिल सके। क्वेश्चन कर रहा है कि किस कांग्रेसी नेता ने 1918 में बिहार की यात्रा की ताकि होम रूल लीग की गतिविधियों को जो है ना बल मिल सके। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर 1 एनी बेसेंट होगा। क्या होगा एनी बेसेंट जो है ना 2 बार यात्रा किया था बिहार का। ठीक है यहाँ पे क्वेश्चन अगर घुमाता तो आपका 2 बार लिखता। चलिए आगे देख रहा है कि चंपारण कृषि कमेटी की नियुक्ति किसके बीच समझौता हुआ था बताइए। चंपारण कृषि कमेटी की नियुक्ति में किसके बीच समझौता हुआ था। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी भारतीय सरकार और गांधी जी के बीच हुआ था। ठीक है चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि बिहार में किसान सभा के प्रमुख नेता कौन थे। बिहार में किसान सभा के प्रमुख नेता कौन थे। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 सहजानंद सरस्वती थे। ठीक है चलिए आगे देखिए कह रहा है कि विक्रम पुलिस थाने के अंतर्गत राष्ट्रीय ध्वज को फहराते समय किसको मार दिया गया था। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि विक्रम पुलिस थाने के अंतर्गत राष्ट्रीय ध्वज को फहराते समय किसको मार दिया गया था। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर डी होगा। में से कोई नहीं यहाँ पे ऑप्शन में जो है नहीं दिया हुआ है। ठीक है याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि मार्च 1939 में बिहार के मुख्यमंत्री कौन बने थे। उस समय कौन थे श्री कृष्ण सिंह थे। कौन थे श्री कृष्ण सिंह थे।
नेक्स्ट आइए, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन जो है ना थोड़ा बड़ा है, इसको छोटा कर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 111 देखिए, यहाँ पे सूची 1 सूची 2 को जो है मिलाना है। यहाँ पे क्या है, तो प्राचीन भारत के स्थल है और वर्तमान में किस राज्य में, इसके बारे में बताना है। तो देखिए पहला है कर्ण सुवर्ण। कर्ण सुवर्ण जो है ना किस राज्य में है, तो कर्ण सुवर्ण का बात करें ये पश्चिम बंगाल में है। और प्रज्ञान ज्योतिष बोलेगा तो कौन सा राज्य में है, तो ये आपका हो जाएगा असम में है, ठीक है। और गिरनार बोलेगा तो गुजरात में। देखिए एक मिल गया ना, गुजरात देखिए मिलेगा तो आपको देखिए ऑप्शन में मिल जाएगा, तो कोई भी एक ढूंढिए पहले, आपका आंसर मिल जाएगा। और प्रतिष्ठान बोलेगा तो कहाँ है, तो आपका जो है ना महाराष्ट्र में, ठीक है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ना ए होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। करा निम्नलिखित में से कौन सा एक ऋग्वैदिक युग से संबंधित क्या है, तो नहीं है, ऋग्वैदिक युग से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे संबंधित नहीं है, तो विश्ववारा जो है ना नहीं है, लेकिन गार्गिक होसा पाला है, ठीक है। यहाँ भी देखिए क्वेश्चन 113 है, मिलान करने बोल रहा है। यहाँ पे पहला सूची 1 में क्या है, तो घटना या स्थान है और संबंधित व्यक्ति है। कौन सा घटना से कौन सा संबंधित व्यक्ति है, इसको जो है मिलाना है। तो देखिए पहला चोल गंगम झील है, तो चोल गंगम झील का क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे राजेंद्र प्रथम संबंधित है। और धर्म महायान की नियुक्ति बोलेगा, महामात्र की नियुक्ति बोलेगा तो क्या हो जाएगा, तो अशोक हो जाएगा। और प्रयाग की सभा बोलेगा तो क्या होगा, तो हर्षवर्धन होगा। सुदर्शन झील बोलेगा चंद्रगुप्त मौर्य होगा। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ना यहाँ पे बी होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कारण निम्नलिखित शासकों में से किसने सबसे अधिक समय तक शासन किया था। क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसने सबसे अधिक समय तक शासन किया था। कौन किया था, बहलोल लोदी किया था। कौन किया था, बहलोल लोदी किया था। अब आगे देखिए क्वेश्चन 115 है, यहाँ पे देखिए कर है प्राचीन भारत के निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से उनके शासन का सही क्रम जो है ना सजाना है, मतलब क्रम के अनुसार कौन सा होगा। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। पहले क्या हो जाएगा, तो मौर्य वंश, उसके बाद क्या होगा, तो शुंग वंश, और उसके बाद क्या होगा, तो कन्नव वंश, उसके बाद क्या होगा, कुषाण वंश। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए आगे देखिए, रहा है क्वेश्चन नंबर 116 का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक तुलसी द्वारा लिखी गई नहीं पुस्तक है, मतलब निम्नलिखित में से कौन सी एक तुलसीदास द्वारा नहीं लिखी गई है। तो यहाँ पे जो है ना साहित्य लहरी बोलेगा तो किसका है, तो सूरदास का है, ठीक है। विनय पत्रिका तुलसीदास का है, गीतावली तुलसीदास का है, कवितावली तुलसीदास का है, लेकिन साहित्य लहरी बोलेगा किसका है, तो सूरदास का है, ठीक है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो। आगे देखिए क्वेश्चन 117 है, यहाँ पे देखिए मिलान करना है। सूची 1 में क्या इमारत है, सूची 2 में क्या है, तो बनाने वाले या बनाने वाली। तो देखिए यहाँ पे इमारत का दिया हुआ करा कि काबुली बाग मस्जिद, इसका किसने बनवाया था, काबुली बाग जो मस्जिद है किसने बनवाया था, बाबर ने बनवाया था, ठीक है। और 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था, 2.5 दिन का झोपड़ा बोलेगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। इलाहाबाद का किला बोलेगा किसने बनवाया था, इलाहाबाद का किला बोलेगा तो अकबर ने बनवाया था, किसने, अकबर। इत्माद-उद-दौला का मकबरा बोलेगा तो किसने बनवाया था, तो नूरजहाँ ने बनवाया था। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ना बी होगा, 4 1 3 2। चलिए आगे देखिए, यहाँ भी क्या करना है, देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि कौन सुमेलित नहीं है, यहाँ पे बोल रहा है कौन गलत है। तो देखिए यहाँ पे व्यक्ति है और यहाँ पे क्या है, संबंधित रहे हैं, मतलब कौन व्यक्ति किससे संबंधित रहे इसके बारे में बताना है। तो देखिए पहला दयानंद सरस्वती बोलेगा सत्याग्रह प्रकाश संबंधी, बिल्कुल सही है। और जेम्स अगस्टिकी बोलेगा कोलकाता क्रॉनिकल है, ये क्या है, बिल्कुल गलत है। उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। और रामास्वामी नैयर बोलेगा जस्टिस पार्टी से बिल्कुल संबंधित है। और जदवा फूलेगा तो सशवत समाज के संस्थापक, तो ये भी क्या है, तो सही है। तो ए सी डी सही, लेकिन बी क्या है, तो गलत है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 19 पे देखिए, यहाँ भी मिलान करने बोल रहा है। सूची 1 में क्या है, तो पिता है, सूची 2 में क्या है, तो पुत्र है, मतलब कौन सा पिता के कौन सा पुत्र थे इसके बारे में बताना है। तो देखिए पहला है ना बाबर का पुत्र कौन था, तो बाबर का पुत्र बोलेगा तो कौन था, कामरान था। अकबर का पुत्र बोलेगा तो कौन था, तो सलीम था। और शाहजहाँ का पुत्र बोलेगा तो कौन था, शाहजहाँ का पुत्र बोलेगा मुराद था। जहांगीर का बोलेगा तो कौन था, तो जहांगीर का पुत्र बोलेगा तो कौन था, खुसरो था। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ना यहाँ पे हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि कौन सी बौद्ध संगीति बिहार में आयोजित नहीं की गई थी। तो सबको पता है कि चतुर्थ बौद्ध संगीति जो था एक कुंडल वन कश्मीर में हुआ था, ये जो है ना बिहार में नहीं हुआ था, लेकिन तीनों ही कहाँ हुआ, बिहार में हुआ था, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 121 कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सुभाष चंद्र बोस के बारे में बोल रहा है कि कौन सा कथन सही है। तो देखिए पहला कह रहा है वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1938 के त्रिपुरी सत्र में अध्यक्ष चुने गए थे, ये क्या है, गलत है। जनवरी 1941 ईस्वी में वह घर में नज़रबंदी से भाग निकले थे, बिल्कुल क्या है, सही है। उन्होंने सिंगापुर में 21 अक्टूबर 1947 को भारत की अस्थायी सरकार गठित की थी, ये भी क्या है, तो सही है। तो 2 3 क्या है इसमें सही है, तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा ए, 2 और 3 क्या है, तो सही है। नेक्स्ट है, एक निम्नलिखित में से कौन नालंदा विश्वविद्यालय में आचार्य नहीं थे। नालंदा विश्वविद्यालय में आचार्य नहीं थे, तो इसमें जो है ना कौटिल्य नहीं थे, लेकिन नागार्जुन थे, शिलभद्र थे, शांति रक्षित थे, ठीक है। चलिए आगे देखा रहा है कि आधुनिक भारतीय इतिहास को निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। यहाँ पे कह रहा आधुनिक भारतीय इतिहास को निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, कौन सा घटना कब हुआ था। तो देखिए पहला है राजा नंद कुमार को मृत्युदंड, ये कब हुआ था, 1775 में, कब 1775 में हुआ था, ठीक है। और सालाबाई की संधि बोले 1782 में हुआ था, 1782 में हुआ सालाबाई की संधि, ठीक है, याद रखिएगा। और वांडीवास की लड़ाई बोलेगा तो कब, 1760 में हुआ था।
और नेक्स्ट है टीपू सुल्तान की मृत्यु बोलेगा तो ये हुआ 1799 में हुआ था। अब बैठा दीजिए कौन होगा, तो पहले हो जाएगा 3 नंबर, फिर 1 नंबर, फिर 2 नंबर, फिर क्या होगा 4 नंबर। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट ये करा कि बिहार के निम्नलिखित समाचारों पत्रों में से सबसे पहले किसका प्रकाशन प्रारंभ हुआ था। बिहार के निम्नलिखित समाचारों पत्रों में से सबसे पहले किसका प्रकाशन प्रारंभ हुआ था। तो 124 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी अखबार ए बिहार। क्या होगा, अखबार ए बिहार था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 125, यहाँ पे देखिए मिलान करने बोल रहा है, यहाँ पे मिलाना है। देखिए सूची 1 में क्या है, तो घटना संगठन है, सूची 2 में क्या है, संबंधित व्यक्ति है। कौन सा घटना से कौन संबंधित व्यक्ति है इसके बारे में बताना है। तो देखिए चंपारण सत्याग्रह से कौन सा व्यक्ति संबंधित है, तो क्या हो जाएगा, चंपारण सत्याग्रह से कौन व्यक्ति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 नंबर होगा। आज़ाद रास्ता से बोलेगा तो कौन व्यक्ति थे, आज़ाद रास्ता से बोलेगा जयप्रकाश नारायण थे। और 1940 में बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह संबंधित कौन व्यक्ति थे, तो यहाँ पे हो जाएगा श्याम नारायण सिंह थे। और किसान सभा बिहार से कौन थे, तो सहजानंद सरस्वती थे। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो हो जाएगा 4 1 2 3। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में से नीचे दिए गए हुए 4 शब्दों में से 3, यहाँ पे देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है, साइंस लेवल का जो है ना रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन दिया है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में नीचे दिए हुए 4 शब्दों में से 3 एक प्रकार की समानता है और चौथा जो है ना भिन्न है, भिन्न शब्दों को ज्ञात करें। तो यहाँ पे भिन्न शब्द क्या होगा, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर स्टेथोस्कोप है, जो क्या बोलते हैं, परिश्रावक बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिए भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको आंसर हम बता दे रहे हैं, आप लोग बना लीजिएगा। इसका आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे भी देखिए ये भी इंग्लिश का क्वेश्चन रीजनिंग का क्वेश्चन है। मुकेश ने अपने मित्र से कहा, रीता मेरे पुत्र की पत्नी की बेटी की माँ है। तो मुकेश रीता के साथ क्या रिश्ता है, ससुर होगा। आगे देखिए ये भी रीजनिंग का है। 129 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए आगे देखिए 130 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए आगे देखिए 131 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो डी होगा। ये भी क्या है, तो रीजनिंग का क्वेश्चन है। चलिए आगे देखिए 132 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। 133 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 133 का क्या होगा, तो डी होगा। चलिए आगे देखिए 134 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा, ए होगा। 135 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए आगे देखिए, बाकी पीडीएफ तो दिया हुआ ही है टेलीग्राम चैनल पे, सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको पीडीएफ है, तो वहाँ पे जो है ना मैथ और रीजनिंग जो भी है आप उसको सोल्यूशन कर लीजिएगा। आंसर तो बता ही दिए हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ से करंट का क्वेश्चन है। तो कह रहा है करंट में कह रहा है कि 38वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में बिहार के खिलाड़ियों ने कितने कांस्य पदक जीते, तो कितने जीते, कितना होगा, तो यहाँ पे होगा 5। तो कह रहा है 38वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में बिहार के खिलाड़ियों ने कितने कांस्य पदक जीते, तो 5 जो है ना कांस्य पदक जीता। आगे देख रहा है कि कोची मेची लिंक परियोजना बिहार के कौन कौन से जिलों को लाभ होगा। कह रहा है कोची मेची लिंक परियोजना से बिहार के कौन कौन जिलों का लाभ होगा, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और क्या होगा, तो कटिहार होगा। चलिए आगे देख रहा है कि किन भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। तो ये जो है ना सभी का है, किसका, उपयुक्त में से एक से अधिक होगा, तेलुगु, मराठी, बंगाली, ये सभी का है। ठीक है, चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। करा कि नागी पक्षी अभयारण्य स्थल को महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र IBA के रूप में किस संगठन ने मान्यता दी है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि नागी पक्षी अभयारण्य स्थल को महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र में किस संगठन को मान्यता दी है, तो कौन दिया है, तो वर्ल्ड लाइफ जो इंटरनेशनल दिया है। ठीक है, नेक्स्ट कर रहा है कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया, तो सबको पता है मधुबनी में किया गया है। आगे कर रहा है लूनर ट्रेवलेजर मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है। लूनर ट्रेवलेजर मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, चंद्रमा की सतह पर जल का पता लगाना और उसका मानचित्रण करना। नेक्स्ट ये करा कि अफ्रीकानर से अभिप्राय किन लोगों से है, अफ्रीकानर से अभिप्राय किन लोगों से है, तो 142 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण अफ्रीका में श्वेत अल्पसंख्यक समूह से है। नेक्स्ट ये करा कि उस 16वीं सदी के बावड़ी का नाम क्या है, उस 16वीं सदी की बावड़ी का नाम क्या है जिसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स फंड इंडिया के सहयोग से जो है संरक्षित किया है। तो क्वेश्चन कर रहा है कि उस 16वीं सदी की बावड़ी का नाम क्या है जिसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स फंड इंडिया के सहयोग से संरक्षित किया है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ना यहाँ पे बी होगा, राज्यों की जो है राज्यों की बावली होगा। ठीक है, नेक्स्ट ये कर रहा है कि न्यूयॉर्क सिटी के मेयर का नाम क्या है जिन्होंने 14 अप्रैल 2025 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर दिवस घोषित किया है, तो कौन है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, एड्रिक एडम्स है। कौन है, एड्रिक एडम्स हैं। नेक्स्ट ये कर रहा है यूरोविजन सॉन्ग कॉन्टेस्ट का स्थायी नारा क्या है, यूरोविजन सॉन्ग का कॉन्टेस्ट का स्थायी नारा क्या है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यूनाइटेड वाई क्या है, तो म्यूजिक है। चलिए आगे देख रहा है कि इसरो के GSLV F-15 मिशन के बारे में क्या शर्त है,
यहाँ पे कह रहा है इसरो के GSLV F-15 मिशन के बारे में क्या सत्य है, तो इसके बारे में कह रहा है इसे NVS-01 उपग्रह को ले जाया गया, बिल्कुल सही है। यह श्रीहरिकोटा के इसरो 101वां परीक्षण था, बिल्कुल सही है। यह श्रीहरिकोटा के इसरो का नहीं, यहाँ पे जो है ना, एक मिनट, यहाँ पे जो है इसका आंसर यहाँ पे ये गलत होगा, इसका ये गलत होगा। 100वां था, क्या था, 100वां था। ऊपर इसमें से क्या होगा, एक से अधिक होगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि G20 के 18वें शिखर सम्मेलन के बारे में क्या सत्य है। देखिए G20 जो है ना, ये भारत का पूछ रहा है। ये भारत में कहाँ हुआ था, नई दिल्ली में हुआ था। एक हुआ रियो डी जेनेरियो में, जो है ना गलत है, ये नहीं हुआ था। यहाँ G20 18वीं शिखर सम्मेलन के बारे में बोल रहा है, तो भारत में हुआ था। और इसका जो थीम देखिए, ये भी थीम क्या है, गलत है, ठीक है। इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ऊपर में से कोई नहीं होगा, ठीक है। सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 148 है, कह रहा है 2024 में बाकू में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन में किस समझौते पर सहमति बनी है, बताइए। कह रहा है 2024 में बाकू में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन में किस समझौते पर सहमति बनी है, तो क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ना सी होगा। विकसित देशों में से 2035 तक प्रति वर्ष से कम $300 बिलियन देने की जो है ना अपील है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि 2024 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली हांगकांग के उपन्यास द वेजिटेरियन को कौन सा अनप्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो 149 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे सी होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो सी होगा। इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार है, क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से नेपाल के किस ग्लेशियर को मई 2025 में मृत घोषित किया गया है। ऑप्शन को देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से नेपाल के किस ग्लेशियर को मई 2025 में मृत घोषित किया गया है, तो याला ग्लेशियर को जो है ना मृत घोषित किया गया है, ठीक है। तो ये रहा आपका 71वीं BPSC का प्री वाला क्वेश्चन रहा। पूरा 150 क्वेश्चन का हम सारा सोल्यूशन करवा दिए हैं। तो सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आप लोग का कितना मार्क्स आ रहा है आप सभी लोग जो है ना कमेंट में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बाकी अगर एक क्वेश्चन का आंसर गलत रहेगा तो उसको हम जो है ना पिन कर देंगे कमेंट सेक्शन में। ऐसा नहीं है कि देखिए एक क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन 99.99% जो है ना आपका 100% जो है ना सही उत्तर बताया गया है। तो सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं एक नए क्लास में। बाकी इसका PDF आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है और कमेंट सेक्शन में भी लिंक है। तो लिंक पर क्लिक करके सभी लोग राहुल स्टडी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लिए। वहाँ पे आपको जो है इसका फुल 150 क्वेश्चन का आपको PDF मिल जाएगा। तो मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।